हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 8th क्लास सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज़। सो जितनी भी चीज़ें हमें नेचर से मिलती हैं और जिन्हें हम हमारी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उन्हें कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि वाटर है, वाटर, एयर, सॉइल, ट्रीज, एनिमल्स, मिनरल्स, सनलाइट, ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो इस चैप्टर में हम नेचुरल रिसोर्सेज और उनके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक कोट दिया है, कंसर्न सोशल साइंटिस्ट्स आर क्लियर ऑन व्हाट वी नीड टू डू। जो सोशल साइंटिस्ट कंसर्न्ड है, जिन्हें नेचर की चिंता है, वो जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। वी मस्ट मूव टूवर्ड्स अ रीजनरेटिव इकोनॉमी। अभी समय आ गया है कि हमें मूव करना चाहिए एक रीजनरेटिव इकोनॉमी की तरफ। रीजनरेटिव इकोनॉमी वो होती है जो इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए जितने रिसोर्सेज को यूज़ करती है उससे ज़्यादा जनरेट करती है। मतलब कि इकोनॉमी जितना नेचर से ले रही है उससे ज़्यादा वापस देती है। एन इकोनॉमी दैट ऑपरेट्स इन हार्मनी विद नेचर। ऐसी इकोनॉमी जो नेचर के साथ मिलकर ऑपरेट करे। रीपर्पजिंग यूज्ड रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज यूज़ हो गए हैं उनका कोई दूसरा पर्पज़ ढूंढे, मतलब उनको रीयूज़ करे। मिनिमाइजिंग वेस्ट, कम से कम वेस्ट जिसमें हो। एंड रिप्लेनिशिंग डिप्लीटेड रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज ख़त्म हो गए हैं उनको रिप्लेनिश करे, फिर से जनरेट करें। वी मस्ट रिटर्न टू द इन्नेट विजडम ऑफ नेचर हरसेल्फ। प्रकृति में खुद से ये विजडम है जो कि अल्टीमेट रीजनरेटर और रिसाइकलर है सभी रिसोर्सेज की। प्रकृति खुद सभी रिसोर्सेज को, हर चीज़ को दोबारा इस्तेमाल करती है और रिसाइकल करती है। फॉर एग्जांपल, लीव्स जब तक ट्रीज़ के ऊपर रहती है तब तक वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगी, और जब वो टूटकर नीचे गिर जाएगी तो मिट्टी में मिलकर मैन्योर बना देगी। तो हमें नेचर से ये सीखना चाहिए, नेचर में ये ज्ञान पहले से ही है और उसको सीखकर फॉलो करना चाहिए। ओके, ये कोट है जिसे दिया है क्रिस्टियाना फिग्रेस और टॉम रिवेट कार्नाक ने उनके बुक द फ्यूचर वी चूज़ में। चलिए इसी के साथ हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहले एक पिक्चर आपको गिवन है, ये है दूध सागर वाटरफॉल, क्योंकि वाटरफॉल गिरता हुआ बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद दिख रहा है। एंड द रेलवे ब्रिज, और देखिए ये रेलवे का ब्रिज है, ये इंडिया में गोवा में आपको देखने को मिलेगा। ये बेसिकली नेचर की ब्यूटी को आपको दिखाया गया है। नाउ द बिग क्वेश्चंस, किन क्वेश्चंस को आप आंसर कर पाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। हाउ डू वी कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह से हम कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। नेचुरल रिसोर्सेज का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ पर वो ज़्यादा मिलते हैं, कहाँ पर कम मिलते हैं, और उनका ये डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हमारी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ अनसस्टेनेबल यूज़ और ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्या इम्प्लीकेशंस, क्या समस्याएं आ सकती है बाद में अगर हम रिसोर्सेज को अनसस्टेनेबली यूज़ करें। अनसस्टेनेबली मतलब इतनी जल्दी यूज़ करना कि वो फिनिश हो जाए और रिकवर ना हो पाए, या फिर उनको ओवर एक्सप्लॉयट करें, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा हम उनको यूज़ कर रहे हैं बिना फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचे। तो अगर ऐसा करेंगे तो क्या उसकी इम्प्लीकेशंस होंगी। ये सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। ओके, इसके बाद दो पिक्चर्स और है। ये एक माइक्रो हाइडल प्लांट है हिमाचल प्रदेश में, जो कि फ्लोइंग वाटर, बहते हुए पानी की पावर को यूज़ करता है उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए, बिजली बनाने के लिए। ये एक ऑफशोर ऑयल रिग है। ऑफशोर मतलब जो समुद्र के किनारे से बहुत दूर होता है, शोर से दूर होता है। ऑयल रिग, ये रिग एक मशीन होती है जो कि नीचे ग्राउंड से पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करती है, बाहर निकालती है। तो ये एक्सट्रैक्ट कर रही है यहाँ पर पेट्रोलियम को फ्रॉम बिलो द सी बेड, नीचे सी बेड से, समुद्री तल से। ओके, अभी पहला टॉपिक, व्हेन डज नेचर बिकम अ रिसोर्स। नेचर, प्रकृति कब एक रिसोर्स बनती है। सो वन ऑफ द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड नेचर, ये जो शब्द है नेचर, इसका एक अर्थ ये है, इट इज़ द टोटालिटी ऑफ लाइफ एंड नॉन लाइफ फॉर्म्स। वो सभी चीज़ें जिनमें लाइफ है, जो जीवित है, या फिर जिनमें लाइफ नहीं है,
दैट आर पार्ट ऑफ आर एनवायरमेंट, और जो हमारे एनवायरमेंट का पार्ट है, बट हैव नॉट बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, लेकिन जिन्हें ह्यूमंस ने क्रिएट नहीं किया है, वो नेचुरल है, वो हमारे नेचर का पार्ट है। सो नेचर है एनवायरमेंट की सभी लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें जिन्हें ह्यूमंस ने नहीं बनाया है, मनुष्यों ने नहीं बनाया है। नाउ व्हेन ह्यूमंस यूज दीज फॉर देयर सस्टेनेंस, जब हम इन्हें यूज़ करते हैं खुद को सस्टेन करने के लिए या फिर अपने सर्वाइवल के लिए, और क्रिएट न्यू थिंग्स फ्रॉम देम फॉर कंजम्पशन, या फिर अपने इस्तेमाल के लिए इनसे नई चीज़ें बनाते हैं, दीज एलिमेंट्स ऑफ नेचर बिकम रिसोर्सेज, तब नेचर के ये एलिमेंट्स हमारे लिए रिसोर्सेज बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ट्रीज आर पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट, ट्रीज एनवायरमेंट का एक पार्ट है, लिविंग है, दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमंस ने ट्रीज को क्रिएट नहीं किया है। व्हेन वी कट देम, हम उनको जब कट करते हैं और कन्वर्ट करते हैं उनकी वुड को फर्नीचर में, उनकी लकड़ी से फर्नीचर बनाते हैं, वी सी द ट्रीज एज अ रिसोर्स, तो ट्रीज हमारे लिए रिसोर्स बन जाते हैं। ओके, नाउ ऑफन दीज एंटिटीज आर नॉट ईजिली एक्सेसिबल, जनरली कई नेचुरल चीज़ें ऐसी होती हैं, ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिन तक पहुंचना उतना आसान नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि देयर मे बी पेट्रोलियम इन प्लेसेस डीप अंडर द ओशन, ओशियन में, समुद्र में बहुत गहराई में बहुत सारा पेट्रोलियम हो सकता है, दैट वी डू नॉट हैव द टेक्नोलॉजी टू एक्सेस, जिसको एक्सेस करने के लिए, यूज़ करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, और द एक्सट्रैक्शन कॉस्ट मे बी टू हाई, या फिर उसे एक्सट्रैक्ट करने की, बाहर निकालने की जो कॉस्ट है, कीमत है, वो बहुत ज़्यादा है, और इट मे बी कल्चरली अनएक्सेप्टेबल, या फिर कल्चर उसको एक्सेप्ट नहीं करता, जैसे कि कटिंग ट्रीज इन सेक्रेड ग्रोव्स, जो सेक्रेड ग्रोव्स होते हैं वहाँ पर ट्रीज को कट करना अलाउड नहीं है। सो फॉर एन एंटिटी टू बी कॉल्ड अ रिसोर्स, अब इसको अंडरलाइन कर लीजिए, एग्जाम्पल क्वेश्चन आ सकता है कि किसी भी एंटिटी को, किसी भी चीज़ को हम रिसोर्स कब कहते हैं। फर्स्टली इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, आपके पास टेक्नोलॉजी हो कि आप उसे एक्सेस कर सके। समुद्री तल में कितना भी पेट्रोलियम हो, अगर आप उसे बाहर निकाल के यूज़ ही नहीं कर सकते तो वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं है। एंड इट्स एक्सप्लॉयटेशन शुड बी इकोनॉमिकली फीजेबल, उसको एक्सप्लॉइट करना मतलब बाहर निकाल के यूटिलाइज करना, कंज्यूम करना, इकोनॉमिकली फीजेबल हो। ऐसा ना हो कि 100 रुपीज़ का पेट्रोलियम आपने निकाल लिया सीबेड से और उसको निकालने में कॉस्ट आ गई 10,000 की, तो वो इकोनॉमिकली फीजेबल नहीं है। मतलब उसको एक्सट्रैक्ट करना अगर बहुत कॉस्टली है उसकी कीमत से भी, तो भी आप उसको रिसोर्स नहीं कहेंगे। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, कल्चरली अगर आप उसको, कल्चर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि उसको यूज़ करना, तो भी वो रिसोर्स नहीं है। तो किसी भी चीज़ को रिसोर्स बनने के लिए वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, उसका एक्सप्लॉयटेशन वैसे नेगेटिव सेंस में हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है एक्सट्रैक्ट करना, बाहर निकालना, उसको यूटिलाइज करना, कंज्यूम करना, मतलब बाहर निकाल कर उसको इस्तेमाल करना। तो उसको एक्सप्लॉइट करना इकोनॉमिकली फीजेबल भी हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल भी हो वो रिसोर्स। नाउ द अर्थ हैज़ ट्रेजर्स, हमारी धरती पर बहुत सा खजाना है, मैनी ऑफ विच हैव फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, उनमें से कईयों को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स, कई करोड़ों साल लग गए हैं। एंड विच ह्यूमंस हैव टेकन एंड लर्न टू यूज़, जिनको ह्यूमंस ने बाहर निकाला और उनको यूज़ करना शुरू किया। दीज इंक्लूड द मोस्ट ऑब्वियस वंस, इनमें से कुछ तो बहुत ही ऑब्वियस है, आसानी से हमें दिख जाते हैं, जैसे कि वाटर है, ड्रिंकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, एयर हम सांस लेते हैं हवा में, सॉइल है, फार्मिंग में यूज़ होती है। एंड ऑल्सो द नॉट सो ऑब्वियस वंस, कुछ ऐसे भी है जो आसानी से दिखते नहीं, जिन्हें हम ईजिली नोटिस नहीं करते हैं, उतने ऑब्वियस नहीं है, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, प्रेशियस स्टोन्स हैं जैसे सफ़ायर है या फिर डायमंड है, मेटल ओर्स हैं, ओर्स जिनसे मेटल निकलता है, फॉर एग्जांपल कईयों से एल्यूमिनियम निकलती है, एल्यूमिनियम ओर्स होते हैं, आयरन के ओर्स होते हैं जिनसे लोहा निकलता है, टिम्बर, लकड़ी एट्सेट्रा। ये सभी बेसिकली एग्जाम्पल्स हैं नेचुरल रिसोर्सेज के। अभी 2 पिक्चर्स हैं, इस पिक्चर में आपको शो किया गया है जेंटल प्लॉइंग, जेंटली प्लॉ करना मतलब खेत को जोतना, कॉजेज मिनिमल डिस्टर्बेंस टू दी अंडरग्राउंड इकोसिस्टम। जेंटली जब हम प्लॉ करते हैं यानी कि बिना बहुत गहरे डिग किए सॉइल को,
सॉफ्टली आराम से टर्न करते हैं, तो उसमें बहुत सारे जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर इंसेक्ट्स और अर्थवॉर्म्स होते हैं वो बैडली अफेक्ट नहीं होते, सेफ रहते हैं सॉइल के अंदर। तो उससे अंडरग्राउंड इकोसिस्टम डिस्टर्ब नहीं होता और सॉइल का मॉइस्चर भी रिटेन रहता है। फिर यहाँ पर पिक्चर आपको गिवन है, वी गेट हनी फ्रॉम अ बी हाइव। बी हाइव से, मधुमक्खी के छत्ते से जो हनी आपको मिलता है, शहद मिलता है, जिसे हम बहुत सारी मेडिसिन में यूज़ करते हैं, फूड में भी यूज़ करते हैं, वो भी एक नेचुरल रिसोर्स ही है। ओके, नाउ डोंट मिस आउट। इन मैनी इंडिजेनस ट्रेडिशंस, बहुत सारे हमारे यहाँ के जो पुराने लोकल ट्रेडिशंस हैं वर्ल्ड के, ऑफ द वर्ल्ड, नेचर इज कंसिडर्ड सेक्रेड। उसमें नेचर को सेक्रेड माना जाता है, पवित्र माना जाता है। यू हैव रीड अबाउट दिस, आपने पढ़ा भी होगा। इस तरह के ट्रेडिशंस में नेचर इज अ नर्चर एंड अ नरिशर। नेचर एक नर्चर भी है, पेरेंट्स की तरह हमें टेक केयर करता है, ध्यान रखता है, और नरिशर भी है, हमें फूड और एनर्जी भी प्रोवाइड कराता है। डू यू नो ऑफ प्रैक्टिसेस दैट रिफ्लेक्ट दिस? क्या आप किसी ऐसी प्रैक्टिस को जानते हैं जिससे ये रिफ्लेक्ट होता हो? जैसे कि वेलबींग के लिए तुलसी की पूजा की जाती है, क्योंकि हिंदू धर्म में तुलसी को सेक्रेड समझा जाता है, पवित्र माना जाता है। ऐसे ही हमारे यहाँ, क्योंकि रिवर्स, बहुत सारी चीज़ें रिवर्स से हमें मिलती है, पानी मिलता है जो फार्मिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इंडिया में रिवर्स की भी पूजा होती है, उन्हें भी सेक्रेड समझा जाता है। नाउ टेक अ पॉज, अब एक पॉज लेते हैं। लुक एट योर सेल्फ, खुद को देखिए, एंड द थिंग्स अराउंड यू, और आपके आसपास जो चीज़ें हैं उन्हें देखिए। व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ ईच ऑफ देम, और सोचिए उन सभी का ओरिजिन क्या है। एट सम पॉइंट दे ऑल लीड टू नेचर, कि कहीं ना कहीं सभी नेचर से रिलेटेड है। इवन द प्लास्टिक बटन ऑन योर शर्ट, आपकी शर्ट पर जो प्लास्टिक बटन है वो प्लास्टिक से बनी है। प्लास्टिक पेट्रोलियम से बनती है और पेट्रोलियम हमें नेचर से मिलता है। कोई भी चीज़ आप देखेंगे फर्नीचर आप देखते हैं, फर्नीचर वुड, लकड़ी से बना है, और लकड़ी ट्रीज से हमें मिलती है, जो कि नेचर का पार्ट है। आपकी बुक्स हैं, उसके जो पेजेस हैं वो भी ट्रीज से बनते हैं, नेचर का पार्ट है। आपके क्लोथ्स, कपड़े हैं, वो भी उनमें उनका जो फाइबर है वो हो सकता है कॉटन प्लांट से बने हो, या फिर सिल्क का जो सिल्कवॉर्म है उसने प्रोड्यूस किए हो। तो मतलब जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं सभी नेचर पर डिपेंडेंट है। सो इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं, वी अप्लाई द टर्म नेचुरल रिसोर्सेज टू मटीरियल्स एंड सब्सटेंसेस दैट अकर इन नेचर एंड आर वैल्यूएबल टू ह्यूमंस। नेचुरल रिसोर्सेज हम उनको बोलते हैं, वो सभी मटीरियल्स और सब्सटेंसेस जो नेचर में मिलते हैं और हमारे लिए वैल्यूएबल है। नेचुरल मतलब जो नेचर में मिले, और रिसोर्स का मतलब होता है जो हमारे किसी काम के हो। नाउ कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को किन किन कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, अभी हम वो देखेंगे। साइंस में हमने सीखा कि कैटेगराइजेशन क्यों यूजफुल है, उनको, उस कैटेगरी को नाम देना। वी यूज सम शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और क्राइटेरिया व्हेन वी कैटेगराइज आइडियाज़ और थिंग्स। चीज़ों को जब आप कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं या किन्हीं आइडियाज़ को, तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो वो शेयर करते हैं, जो सभी में हैं, उनको हम एक कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, जो एक चीज़ मतलब जो सभी में कॉमन हो, उस बेसिस पर हम उन्हें कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कैटेगरीज का नाम भी हम ऐसे ही रखते हैं कि सिर्फ वन वर्ड में या फिर वन फ्रेज में रख देंगे जो उस पूरी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता हो। जब ये नाम या मीनिंग आर शेयर्ड अक्रॉस ग्रुप्स ऑफ पीपल, वो लोगों का या चीज़ों का ग्रुप जब इनको शेयर करता है तो ये हमें हेल्प करते हैं। इट हेल्प्स अस डिस्कस अ सेट ऑफ आइडियाज़ और थिंग्स विदाउट नीडिंग टू डिस्क्राइब देम एवरी टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आपने रिसोर्सेज को डिवाइड कर दिया नेचुरल रिसोर्सेज में और मैन मेड या फिर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में। तो अब जब आप नेचुरल रिसोर्सेज को रीड करेंगे तो उसमें जितनी भी चीज़ें आती है वो सब पर अप्लाई होगी। उसके लिए फिर आपको एक एक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए कैटेगराइजेशन ज़रूरी है। वी कैन कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली टू, हम और अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। इन अर्ली क्लासेस, जब आपकी शुरुआती क्लासेस थी उसमें आपने लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा। एज सुन एज वी यूज़ दीज वर्ड्स, जैसे ही अब हम लिविंग वर्ड यूज़ करते हैं तो आप जान जाते हैं लिविंग का मतलब क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएगी। ये एक सिंपल एग्जाम्पल है कैटेगराइजेशन का। ओके, आपने सभी चीज़ों को लिविंग और नॉन लिविंग में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जब भी वर्ड आएगा नॉन लिविंग, तो जितनी भी चीज़ें नॉन लिविंग में हैं वो सब आपके माइंड में आ जाएगी। इसीलिए हम चीज़ों को कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वी डू द सेम विद नेचुरल रिसोर्सेज। अब यही हम सभी नेचुरल रिसोर्सेज के साथ भी करेंगे।
What might be the different criteria we can use to categorize natural resources? सोचिए क्या क्या अलग अलग क्राइटेरियाज हो सकते हैं जिसमें हम जिनके बेसिस पर हम नेचुरल रिसोर्सेज को कैटेगराइज कर सकते हैं. जैसे एक क्राइटेरिया ये हो सकता है वो नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे पास अबंडेंट है, जो बहुत ज़्यादा है, और कुछ जो लिमिटेड है, जैसे कि पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, ये लिमिटेड है, या फिर प्रेशियस स्टोन्स. लेकिन एयर अनलिमिटेड है, मतलब बहुत ज़्यादा है, और सनलाइट अनलिमिटेड है, वाटर भी बहुत है अर्थ के ऊपर, हालांकि फ्रेश वाटर कम है. तो इस तरह से हम डिफरेंट दो अलग अलग कैटेगरीज में इस क्राइटेरिया के बेसिस पर नेचुरल रिसोर्सेज को डिवाइड कर सकते हैं. एनीवेज अभी चैप्टर में देखते हैं. वन ऑफ द वेज वी कुड कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्सेज इज बेस्ड ऑन द यूज वी पुट देम टू. तो सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज को हम कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं इस बेसिस पर कि किस तरह से हम उनको यूज़ करते हैं. एक नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है, दूसरे सोर्स फॉर मटेरियल्स, और तीसरे सोर्स फॉर एनर्जी. मटेरियल्स का सोर्स है, और तीसरी कैटेगरी में हम उनको रखेंगे जो एनर्जी का सोर्स है. जैसे रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर लाइफ, इसमें कौन से रिसोर्सेज आएंगे? लाइफ कुड नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ विदाउट एयर वी ब्रीथ. हवा जिसमें हम सांस लेते हैं उसके बिना लाइफ के ऊपर, अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी. द वाटर वी ड्रिंक एंड द फूड वी ईट. खाना, पानी और हवा, ये तीनों चीज़ें ज़रूरी है लाइफ के लिए, ज़िंदा रहने के लिए. वी टेक दीज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, हम इन्हें एटमॉस्फेयर से लेते हैं, हवा को, जैसे रिवर्स और पॉन्ड से लेते हैं जैसे पानी को, एंड थ्रू द कल्टिवेशन ऑफ सॉइल एंड अदर लिविंग थिंग्स. दूसरी जो लिविंग थिंग्स हैं उनसे, जैसे मीट हम खाते हैं, या फिर सॉइल को कल्टिवेट करके एग्रीकल्चर के थ्रू फूड प्रोड्यूस करते हैं. वी कैन नॉट मेक एयर वी ब्रीथ. हवा भी हम नहीं बना सकते, वाटर जिसे हम पीते हैं वो भी आप नहीं बना सकते हैं, और ना ही सॉइल आप क्रिएट कर सकते हैं जिससे हमें फूड मिलता है. तो कहने का मतलब है रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर लाइफ, लाइफ के लिए जो रिसोर्सेज ज़रूरी है उसमें आप एयर को रख सकते हैं, देन उसमें आप वाटर को रख सकते हैं, उसमें आप प्लांट्स को रख सकते हैं, सॉइल को रख सकते हैं, सॉइल को. ओके. नाउ रिसोर्सेज फॉर मटेरियल्स, वो रिसोर्सेज जिनसे हम मटेरियल्स क्रिएट करते हैं. ह्यूमन बींग्स क्रिएट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ नेचर्स गिफ्ट. नेचर का जो गिफ्ट है, नेचर में जो चीज़ें मिलती हैं उनसे बहुत सारे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स ह्यूमन बींग्स ने क्रिएट किए हैं. वी मेक देम फॉर आर यूटिलिटी, हम उन्हें बनाते हैं अपने यूज़ के लिए, और टू क्रिएट थिंग्स ऑफ ब्यूटी, या फिर कुछ जो ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं वो उनसे क्रिएट करते हैं. दैट एनरिच आर लाइफ्स एंड दोज ऑफ अदर्स, जो हमारी या फिर दूसरों की लाइफ को और एनरिच करते हैं. जैसे कि अ पीस ऑफ वुड, लकड़ी जो कि हमें नेचर से मिली है, नेचर का गिफ्ट है, कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ चेयर. उससे आप एक चेयर बना सकते हैं जो कि यूटिलिटी की चीज़ है, यूज़ के लिए ज़रूरी है, बैठने के लिए. एंड ऑल्सो कार्व्ड इनटू अ स्टैचुएट, या फिर उससे कोई छोटा स्टैचू, मूर्ति बना सकते हैं, वो एक चीज़ है ब्यूटी के लिए. इंडियाज़ जोग्राफिकल डाइवर्सिटी प्रोवाइड्स अस विद अ वाइड वैरायटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. इंडिया की जो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं डेजर्ट है, कहीं पर प्लेटू है, वो हमें प्रोवाइड कराती है बहुत तरह के नेचुरल रिसोर्सेज, फ्रॉम वुड टू मार्बल एंड कोल टू गोल्ड. लकड़ी से लेकर मार्बल तक, कोयले से लेकर गोल्ड तक, सब चीज़ें हमें इंडिया में मिल जाती है. और तीसरी जो कैटेगरी थी, रिसोर्सेज फॉर एनर्जी. एनर्जी इज़ अ कॉर्नर स्टोन फॉर मॉडर्न लिविंग. जिस मॉडर्न सोसाइटी में हम रहते हैं उसके लिए एनर्जी कॉर्नर स्टोन है, मतलब बहुत ज़रूरी है, एक बेसिक चीज़ है. इलेक्ट्रिसिटी फॉर आर बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स में हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए इतने कामों के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एंड ऑल टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस, कुछ भी आप प्रोड्यूस करते हो सभी के लिए हमें एनर्जी की, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है. अब ये एनर्जी अलग अलग नेचुरल सोर्सेज से आती है, कोल से भी मिलती है, वाटर, पानी की हमने देखा स्टार्टिंग में एक प्लांट आपको गिवन था जहाँ पर वाटर का जो बहाव है उसको हमने यूज़ किया था इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए. पेट्रोलियम से हमें मिलती है नेचुरल गैस, सनलाइट एंड विंड. विंड और सनलाइट से भी हम एनर्जी जनरेट करते हैं, जैसे विंड मिल्स होती हैं या फिर सोलर पैनल्स आपने देखे होंगे. ओके. तो एक तो ये तरीका है अलग अलग कैटेगरीज में नेचुरल रिसोर्सेज को डिवाइड करने का. वो नेचुरल रिसोर्सेज जो लाइफ के लिए ज़रूरी है, जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, फिर दूसरे जो मटेरियल्स बनाने के लिए ज़रूरी है, और तीसरे जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं. अभी दो पिक्चर्स हैं. रिवर वाटर, रिवर में जो पानी है,
a renewable resource as long as glaciers and forests exist. ये तब तक एक रिन्यूएबल रिसोर्स है. रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब होता है वो रिसोर्सेज जो एक बार यूज़ करने के बाद फिर से वापस आ सकते हैं, जल्दी हमें दोबारा मिल जाते हैं, नेचर उनको रिन्यू कर देता है. तो ये तब तक रिन्यूएबल है जब तक हमारे पास ग्लेशियर्स हैं और फॉरेस्ट एग्जिस्ट करते हैं. दूसरा, वी कैन टेक टिम्बर फ्रॉम द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट से हम टिम्बर लकड़ी ले सकते हैं इन अनलिमिटेड क्वांटिटीज़. अनलिमिटेड जितना हम चाहे, फॉर एज लॉन्ग टाइम इफ़ वी अलाउ इट टू रीजनरेट. तब तक अगर हम अलाउ करें उसको कि आपने जितनी कट किया है टिम्बर को, कुछ टाइम तक के लिए उस प्लेस पर फिर से ट्रीज उगने दे. अगर आप अनलिमिटेड उसको कट करते रहेंगे और रीजनरेट होने का टाइम नहीं देंगे तो वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगी. ओके, और इसी के साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. अब रिसोर्सेज को जो दो मेन कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, वो है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. अब क्या मतलब है? अ सेकेंड वे ऑफ कैटेगराइजिंग नेचुरल रिसोर्स कुड बी बेस्ड ऑन वेदर दे आर रिन्यूएबल और नॉट. एक जो दूसरा तरीका है नेचुरल रिसोर्सेज को कैटेगरीज में डिवाइड करने का, वो इस बेसिस पर है कि क्या वो रिन्यू हो सकते हैं या नहीं. A general principle of nature is that it functions in a restorative and regenerative way. नेचर का एक जनरल प्रिंसिपल ये है कि वो फंक्शन करता है रिस्टोरेटिव और रीजनरेटिव वे में. रिस्टोर करने का मतलब होता है कि कोई चीज़ अगर ख़राब हो गई है, डैमेज हो गई है, तो उसको फिर से ठीक करना, रिपेयर कर देना. और रीजनरेटिव मतलब सिर्फ रिपेयर ही नहीं बल्कि उसको इवन बेटर बनाना. तो ये नेचर का जनरल प्रिंसिपल है. रिस्टोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग समथिंग टू इट्स ओरिजिनल हेल्दी स्टेट इफ इट हैज़ बीन डिग्रेडेड और डैमेज्ड. रिस्टोरेशन का मतलब है अगर कोई चीज़ डैमेज हो गई, डिग्रेड हो गई, तो उसको वापस उसकी ओरिजिनल हेल्दी पोजीशन में लेकर आना. नेचर खुद को हील करता है, रिन्यू करता है और मेंटेन कर लेता है अपने आप को ओवर द टाइम. जैसे कि आपकी स्किन में अगर एक कट लग गया तो नॉर्मली वो हील हो जाता है. अगर एक फॉरेस्ट में आग लग गई, वाइल्ड फायर, तो फॉरेस्ट कुछ टाइम के बाद फिर से अपने आप को रिकवर कर लेगा. उसमें जो ट्रीज़ का नुकसान हुआ है, जो जल गए हैं, वो फिर से दूसरे ट्रीज़ वहाँ पर उग जाएंगे. रीजनरेशन गोज़ बियॉन्ड रिस्टोरेशन. और रीजनरेशन तो रिस्टोरेशन के भी आगे की बात है. इट इज़ अबाउट नेचर्स एबिलिटी टू क्रिएट न्यू लाइफ. इसका मतलब है नेचर में एबिलिटी है, वो नई लाइफ को क्रिएट करता है. एंड द कंडीशंस फॉर थ्राइविंग. और इस तरह की कंडीशंस क्रिएट करता है कि वो थ्राइव कर सके, ग्रो कर सके, डेवलप कर सके. ओके, जैसे वी प्लांट ट्रीज इन एरियाज दैट मे हैव लॉस्ट देम ऑन अकाउंट ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशंस. उन एरियाज में हम फिर से ट्रीज को प्लांट करते हैं जहाँ पर शायद ट्रीज खत्म हो गए, ह्यूमन इंटरवेंशंस की वजह से हमने उनको लूज कर दिया. जैसे फॉरेस्ट को हमने क्लियर किया ह्यूमन बींग्स ने घर बनाने के लिए. प्लांटिंग द टाइप्स ऑफ ट्रीज दैट वर ओरिजिनली ग्रोइंग देयर रिस्टोर द इकोसिस्टम. ओरिजिनली कहीं पर कोई ट्रीज उग रहे थे, उनको फिर से उसी तरह के ट्रीज को प्लांट करना इकोसिस्टम को रिस्टोर करता है. ट्रीज फूड प्रोवाइड कराते हैं, बर्ड्स को शेल्टर देते हैं, स्क्विरल्स एंड अदर क्रीचर्स, इनेबलिंग लाइफ टू रिटर्न. और लाइफ को वापस लेकर आते हैं. नेचर वर्क्स इन साइकिल्स वेयर देयर इज नो वेस्ट. नेचर एक साइकिल में काम करता है जहाँ पर कुछ भी वेस्ट नहीं होता. टेक अ फॉरेस्ट, जैसे एक जंगल को ले लें अगर हम. लेट्स से अ ट्री फॉल्स इन द फॉरेस्ट. मान लीजिए एक ट्री गिर गया फॉरेस्ट में. इट डीकम्पोजेज विद द बैक्टीरिया, फंगी एंड इंसेक्ट्स फीडिंग देम. तो वो डीकम्पोज हो जाएगा, वहाँ पर पड़ा पड़ा सड़ेगा नहीं. बैक्टीरिया, फंगी और इंसेक्ट्स उस पर फीड करेंगे, उसको खा लेंगे. द ट्री बिकम्स द पार्ट ऑफ सॉइल एनरिचिंग इट. और वो फिर गिरा हुआ पेड़ सॉइल का पार्ट बन जाएगा, सॉइल को और एनरिच करेगा. न्यू ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स. उसके जो सीड्स हैं उससे नए प्लांट्स और नए ट्रीज बनेंगे. इवेंचुअली सम विल फॉल एंड द साइकिल स्टार्ट अगेन. कुछ तो उससे जो बीज है वो नीचे गिरेंगे ही, फिर से वही साइकिल स्टार्ट हो जाएगा. फिर से एक पेड़ बनेगा, वो बड़ा होगा, बाई चांस गिर जाता है तो बैक्टीरिया, फंगी, इंसेक्ट्स उसको खा लेंगे. अब उससे जो नीचे बीज गिरे होंगे उनसे फिर से एक नया प्लांट बनेगा और ये जो साइकिल है ये चलता रहेगा. There are examples of nature's principle of restoration and regeneration in practice.
बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो शो करते हैं नेचर के इस प्रिंसिपल को कि नेचर खुद को रिस्टोर कर लेता है और रीजनरेट करता है। अब आते हैं हमारे पहले टॉपिक पर, जिन दो पार्ट्स में हमने रिसोर्सेज को डिवाइड किया था। सबसे पहले है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज एग्जिबिट दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ओवर टाइम। ओवर द टाइम जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो इस रिन्यू होने के कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ इंडिया हैज़ अबंडेंट सनशाइन, हमारे भारत के ज़्यादातर पार्ट में बहुत ज़्यादा सनशाइन है, तो मतलब सन जो है, जो सोलर एनर्जी है, उसको आप रिन्यूएबल कह सकते हैं। इन द नेचर कोर्स रिवर्स आर फेड रेगुलरली बाय रेन एंड मेल्टिंग ग्लेशियर्स। नेचुरली अगर हम छोड़ दें रिवर्स को, उनको पोल्यूट ना करें, सो रिवर्स या फिर उनके ऊपर डैम बना के ब्लॉक ना करे पानी को, तो उनको वो फीड होती रहती है, उनको पानी मिलता रहता है बारिश से और पिघलते हुए ग्लेशियर से। फॉरेस्ट खुद को रिन्यू कर लेते हैं। अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल में भी देखा, अगर कोई पेड़ गिर गया है तो दूसरे प्लांट का कोई सीड वहाँ पर गिर जाएगा, एक नया प्लांट बन जाएगा। सॉइल भी खुद को रिप्लेनिश कर लेती है थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू एंड सो ऑन। तो ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो ओवर द टाइम खुद को रिन्यू कर लेते हैं। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर, टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट are renewable resources as long as we are able to manage them in a sustainable manner। सन से मिलने वाली एनर्जी, विंड हवा से मिलने वाली एनर्जी, एनर्जी जो हमें बहते हुए पानी से मिलती है, या फिर फॉरेस्ट जहाँ से हमें लकड़ी मिलती है, ये सभी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं तब तक जब तक कि हम इन्हें सस्टेनेबल तरीके से मैनेज करते रहेंगे। मतलब कि जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करेंगे और टाइम देंगे इनको रीजनरेट होने का। However, for them to remain renewable, there is a condition। लेकिन उनके रिन्यूएबल रहने के लिए कंडीशन है, the natural rhythm of restoration and regeneration must not be disturbed। ये जो नेचर की खुद की रिदम है, खुद को रिस्टोर करने की, रीजनरेट करने की, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। If we harvest timber faster than the forest can grow trees। अगर हम टिम्बर को इस रेट से हार्वेस्ट करेंगे, इतने पेड़ काटेंगे जिसका रेट नए पेड़ों के उगने से बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप उतना फास्टर टिम्बर को निकालते हैं, फॉरेस्ट को कट करके लकड़ियाँ वहाँ से ले रहे हैं कि उतने टाइम में ट्रीज़ नहीं ग्रो कर रहे, आपने फिर नया पेड़ काट दिया, वी विल इवेंचुअली डिप्लीट द फॉरेस्ट। तो फाइनली फॉरेस्ट को आप ख़त्म कर देंगे। साइंटिस्ट हैव शोन दैट थ्रू इररिस्पॉन्सिबल ह्यूमन एक्शंस मैनी ऑफ नेचर साइकिल हैव बीन डिस्टर्ब। साइंटिस्ट ने दिखाया है कि किस तरीके से इररिस्पॉन्सिबली ह्यूमन ने बिहेव किया है, जिसकी वजह से नेचर का जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो गया। नेचर का जो साइकिल था खुद को रिस्टोर करने का, रीजनरेट करने का। अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर्स इंटरैक्टिंग, जैसे कि कुछ फैक्टर्स को अगर हम देखें, फॉसिल फ्यूल ड्रिवन इंडस्ट्राइजेशन, कुछ इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज जो फॉसिल फ्यूल्स पर रन करती है, जिनमें कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस को यूज़ किया जाता है, और कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर पर्पजेस आर टू ऑफ देम। या फिर फॉरेस्ट को खेती के लिए या दूसरे पर्पज़ के लिए कट करना, ये दो फैक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने नेचर के इस साइकिल को डिस्टर्ब किया है। हैड लेड टू राइजिंग टेम्परेचर दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग। तो हुआ क्या, जब हम यूज़ करते हैं फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, उससे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, जिसे हम आजकल एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। उसकी वजह से कुछ प्लेसेस पर, जैसे हिमालयाज़ पर, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं एट अ रेट फास्टर दैन प्रेसिपिटेशन कैन रिप्लेस देम। उस रेट से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं कि वो प्रेसिपिटेशन से, वहाँ पर जो स्नोफॉल होता है, वो उसको रिस्टोर या रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं। पहले अर्थ का नॉर्मल टेम्परेचर था, जिस रेट से ग्लेशियर्स पिघलते थे उसी रेट से वहाँ पर प्रेसिपिटेशन होता था, ऊपर फिर से बर्फ़ जम जाता था। अब क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया है तो ग्लेशियर्स पिघल जल्दी रहे हैं, उस रेट से वो बन नहीं रहे हैं। तो ग्लेशियर्स हमने देखा रिवर्स को फीड करते हैं। दिस हैज़ इम्प्लीकेशंस ऑन वाटर सिक्योरिटी फॉर द पॉपुलेशन लिविंग इन द प्लेन्स डिपेंडेंट ऑन वाटर टावर। वाटर टावर ग्लेशियर्स को हम कहते हैं। तो जो बहुत सारी रिवर्स ग्लेशियर से पानी लेती है, कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम तक उनमें पानी रहेगा, बाद में क्योंकि ग्लेशियर्स ही नहीं रहेंगे तो उनको पानी नहीं मिलेगा, नदियाँ सूख जाएंगी। तो इनका इफेक्ट किस पॉपुलेशन पर पड़ेगा? जो प्लेन्स में रह रही हैं और जो वाटर की तरफ से सिक्योर थी उन रिवर्स की वजह से,
उनकी वाटर सिक्योरिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हिमालय से निकलती है गंगा, पूरे नॉर्दर्न प्लेन में बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, बहुत सारे स्टेट्स को उससे पानी मिलता है। और रिवर को अगर गंगा रिवर ना रहे, कुछ टाइम के बाद इवेंचुअली वो होगा ही, क्योंकि ग्लेशियर से पानी मिल रहा है, ग्लेशियर्स ही नहीं रहेगा तो रिवर में पानी नहीं रहेगा, तो यहाँ पर इन प्लेन्स में रहने वाले लोग सफ़र करेंगे। ओके, तो वाटर को हम एक रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं, लेकिन वो सभी रिसोर्सेज रिन्यूएबल तब तक ही रह सकते हैं जबकि नेचर की जो रिदम है उनको रिस्टोर करने की, रीजनरेट करने की, उसको हम लोग डिस्टर्ब ना करें। डोंट मिस आउट, इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर डोंट मिस आउट पर आएंगे। नाउ वी यूज इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस द गुड्स वी कंज्यूम। हम इंडस्ट्रीज को यूज करते हैं जहां पर बहुत सारी चीजें बनती है जिन्हें हम यूज करते हैं। द प्रोसेस ऑल्सो क्रिएट वेस्ट। अब उस प्रोसेस में, उन इंडस्ट्रीज में गुड्स बनने के दौरान बहुत सारा वेस्ट भी क्रिएट होता है। दैट आर फ्रीक्वेंटली डिस्चार्ज इनटू रिवर्स, जिसको अक्सर डिस्चार्ज कर दिया जाता है, ऐसे ही रिवर्स में वो पानी छोड़ दिया जाता है। एंड अदर, या फिर दूसरी किसी वाटर बॉडी में, आसपास कोई पॉन्ड है, लेक है, उसमें डिस्चार्ज कर दिया। ऑफन दीज वेस्ट कैन नॉट डिकेट टू बिकम द फूड ऑफ सम लाइफ फॉर्म्स। और अक्सर ऐसा होता है, इस तरह के केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में कि वो जो वेस्ट है वो डिके नहीं होता, मतलब कि इजीली ब्रेक नहीं होता कि वहाँ पर जो कुछ लाइफ फॉर्म्स हैं, बैक्टीरिया है, वो उसको एज फूड यूज़ कर सकें। इंस्टेड उसकी बजाय वो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है नेचर के साइकिल में, उसका जो साइकिल है रिस्टोरेशन और रीजनरेशन का, जिसकी वजह से एक सिचुएशन आती है कि रिवर पॉइजनस हो जाती है और वो फिर लाइफ को सपोर्ट नहीं करती। उसका पानी आप यूज़ नहीं कर सकते, उसमें कोई भी जो हमारे एनिमल्स हैं, वाटर एनिमल्स या वाटर प्लांट्स हैं, वो ग्रो नहीं कर सकते या एनिमल्स नहीं रह सकते। तो तरीका ये है कि उसको डिस्चार्ज करने से पहले प्रॉपरली ट्रीट करना चाहिए। वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज इज ऑफन डिस्पोज्ड विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट। जनरली ऐसे ही उसको डिस्पोज कर दिया जाता है रिवर्स में, बिना प्रॉपरली ट्रीट किए। ओके, अभी डोंट मिस आउट पढ़ लेते हैं। ट्रेडिशनली कम्युनिटीज हैड अ सिस्टम ऑफ रेगुलेटिंग और रिफ्रेनिंग फ्रॉम फिशिंग ड्यूरिंग द स्पॉनिंग सीजन। पहले ऐसा होता था कि जो कम्युनिटीज़, जैसे जो फिशरमैन थे, मछुआरे थे, वो रेगुलेट कर देते थे, कम कर देते थे, और कई बार रिफ्रेन फ्रॉम फिशिंग करते ही नहीं थे स्पॉनिंग सीजन में। स्पॉनिंग हम बोलते हैं जब फिश एग्स ले करती हैं। टू इनेबल द मेंटेनेंस ऑफ फिश पॉपुलेशन, जिससे कि फिश की जो पॉपुलेशन है वो मेंटेन रहे। वो एग्स ले करेंगी तभी नई फिश प्रोड्यूस होंगी। However, the commercialization of fishing resulted in overfishing. लेकिन अभी फिशिंग का कमर्शलाइजेशन हो गया है। लोगों को या फिर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि एक टाइम के बाद ओशंस में फ़िश ख़त्म हो जाएगी। उनका मेन मोटिव है सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना, तो उसकी वजह से ओवर फिशिंग होने लगी है। उस केस में, इन द केस ऑफ अ टाइप ऑफ फिश कॉल्ड ट्यूना, एक फिश है ट्यूना। For example, the rapid and extensive decline in their population led to some agreements on control of fishing. इतना ज़्यादा ओवर फिशिंग की फिशिंग इंडस्ट्रीज़ में जो लोग हैं आजकल, कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा नंबर्स में उन फिश की पॉपुलेशन कम हो गई, जिसकी वजह से फिशिंग पर कंट्रोल करने के लिए अग्रीमेंट्स लाए गए। मतलब कि हमारी जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी, कहीं ना कहीं वो नेचर को टाइम देती थी रीजनरेट करने का। अभी प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में, इकोनॉमी को ग्रो करने के चक्कर में, वो धीरे धीरे वो प्रैक्टिसेस खत्म हो गई है। नेवरदलेस, द इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ फिश दैट कीप्स द ओशन इकोसिस्टम इन बैलेंस बाय कंज्यूमिंग स्मॉलर फिश, श्रिम्प्स एटसेट्रा इज ऑन डिक्लाइन। ये जो एक इम्पॉर्टेंट टाइप की फिश थी ट्यूना, जो कि ओशन के इकोसिस्टम को बैलेंस रखती थी, छोटी फिश को कंज्यूम करती थी जैसे कि श्रिम्प्स हैं, वो अभी उनका नंबर्स में डिक्लाइन हो गई है। क्या कोई आपको दूसरी ऐसी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस पता है जो कि इकोसिस्टम को बैलेंस रखने में हेल्प करती है? वो आप बता सकते हैं। लेट्स एक्सप्लोर। आइडेंटिफाई करिए ह्यूमन एक्शंस को आपके सराउंडिंग्स में, जिसकी वजह से नेचर की जो एबिलिटी है रिस्टोर करने की, रीजनरेट करने की, वो लूज हुई हो। व्हाट टाइप ऑफ इंटरवेंशंस कैन बी अंडरटेकन टू रिस्टोर नेचर्स साइकिल? किस तरह से आप इंटरवीन कर सकते हैं उन लोगों के एक्शंस को रोकने के लिए, जिससे कि नेचर का जो रिस्टोरेशन साइकिल है वो फिर से शुरू हो सके। इकोसिस्टम फंक्शंस एंड इकोसिस्टम सर्विसेज।
सो नेचर हैज़ सम इनहेरेंट वेज ऑफ वर्किंग, नेचर के कुछ अपने तरीके हैं काम करने के। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ट्रीज नेचुरली ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जब ये नेचुरल प्रोसेस, व्हेन दीज नेचुरल प्रोसेसेस बेनिफिट ह्यूमंस, अब जब ये नेचुरल प्रोसेस जैसे कि ट्रीज का ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना ह्यूमंस को बेनिफिट करते हैं, तो हम इन्हें बोलते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज। वी कैन थिंक ऑफ इट लाइक दिस, आप ऐसे उसको सोच सकते हैं जैसे कि फॉरेस्ट नेचुरली फिल्टर करते हैं वाटर को, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, सॉइल को इरोड नहीं होने देते, और बहुत सारे एनिमल्स को एक तरह से हैबिटेट प्रोवाइड कराते हैं, रहने की जगह देते हैं। तो ये इकोसिस्टम के फंक्शंस हैं, जो मतलब नेचुरली वो कर रहा है उसका एक पार्ट है। और जब हम इनसे बेनिफिटेड होते हैं कि क्लीन वाटर हमें मिलता है, प्रोटेक्टेड फार्मलैंड मिलती है, सॉइल जिसकी इरोड ना हुई हो क्योंकि उसने वाटर को फिल्टर कर दिया, तो साफ पानी मिलेगा, पॉलिनेटेड क्रॉप्स मिलती है बिकॉज ऑफ दैट फॉरेस्ट, उस फॉरेस्ट की वजह से वी आर रिसीविंग इकोसिस्टम सर्विसेज फ्रॉम नेचर। तो मतलब हम नेचर से इकोसिस्टम सर्विसेज ले रहे हैं। अ मैच्योर ट्री प्रोड्यूसेस अबाउट 275 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन पर डे, वैरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ट्रीज। एक ऑन एन एवरेज एक जो मैच्योर ट्री होता है 275 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है हर दिन, और एक ह्यूमन बीइंग को 350 लीटर ऑक्सीजन चाहिए हर दिन, उससे कहीं ज़्यादा एक ट्री से। इसलिए कहते हैं अपनी लाइफ टाइम में एक पेड़ तो आपको लगाना ही चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा आप नेचर से ले रहे हैं। दिस कैन चेंज, ये चेंज हो सकता है उस बेसिस पर कि किस एक्टिविटी में आप इंगेज है, कितनी आपकी हाइट वेट है, एंड सो ऑन। Now let's explore, take up a small research study to assess the type of renewable resources in your region. आपके रीजन में कौन कौन से रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, रिसर्च करेंगे आप उस पर। आप डिस्कस कर सकते हैं अपनी टीचर के साथ, योर टीचर द जोग्राफिकल एरिया जिसको आप पढ़ रहे हैं, और क्या सोर्सेज हैं आपके इन्फॉर्मेशन के। What has been the change in the status over time, उन नेचुरल रिसोर्सेज के स्टेटस में क्या चेंज आया है। फॉर एग्जाम्पल कोई छोटा सा एक गार्डन है, तो हो सकता है पहले बहुत सारे ट्रीज़ हों, आप अपने घर में जो एल्डर्स हैं उनसे पूछ सकते हैं कि ओवर द टाइम क्या हुआ है, कितने ट्रीज़ कम हुए हैं हमारे आसपास, या कोई रिवर है आपके आसपास, पहले उसमें ज़्यादा पानी था अब कम है। इस तरह से एक छोटी सी रिपोर्ट आप बनाएंगे, आइडेंटिफाई करेंगे रीजंस को, क्यों वो चेंज हुआ एंड क्या किया जा सकता था उसको मेंटेन रखने के लिए। नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर क्रिएटेड ओवर लॉन्ग पीरियड्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को क्रिएट होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, बहुत लंबा टाइम लगता है। दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड एट द रेट वी यूज़ देम। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज के साथ क्या है, जैसे आप यूज़ कर रहे हैं, नेचर बहुत जल्दी उनको रिक्रिएट कर लेता है, लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज उस रेट से रिप्लेनिश नहीं हो सकते, दोबारा जनरेट नहीं हो सकते जिस रेट से हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स की अगर हम, इसके कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। फॉसिल फ्यूल्स कोल और पेट्रोलियम है, या फिर मिनरल्स या मेटल्स जैसे आयरन, कॉपर, गोल्ड, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। इंडिया हैज़ सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज़ ऑफ कोल रिजर्व्स। इंडिया में काफ़ी क्वांटिटी में कोल रिजर्व्स हैं, कोयला है हमारे पास। हम कोल वी माइन कोल, कोल को माइंस में खदानों से हम निकालते हैं टू मीट आर ग्रोइंग नीड्स फॉर एनर्जी। एनर्जी की जो हमारी ग्रोइंग नीड्स हैं, बढ़ती हुई ज़रूरत है इलेक्ट्रिसिटी की, उसको पूरा करने के लिए। बट इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट द कोल रिजर्व इन इंडिया में लास्ट अनदर 50 ईयर्स। लेकिन ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि इंडिया में जितना भी कोल रिजर्व है वो लगभग अगले 50 साल में ख़त्म हो जाएगा, जिस रेट से हम उसे यूज़ कर रहे हैं अगर वैसे ही करते रहे। और बनने में तो हमने देखा है करोड़ों साल लग जाते हैं। तो इसलिए ये रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल कहलाते हैं, क्योंकि जिस रेट से वो ख़त्म हो रहे हैं उस रेट से वो रिप्लेनिश नहीं होते हैं। द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बीन इंक्रीजिंग एज द पॉपुलेशन एक्सपांड्स। जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ रही है, डेवलपमेंट वर्क और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। जब तक और ज़्यादा हमें सस्टेनेबल ऑप्शन नहीं मिल जाते, टिल मोर सस्टेनेबल ऑप्शंस बिकम अवेलेबल वाइडली, वी नीड टू यूज़ द कोल वी हैव जुडिशियसली। तो जितना कोयला है हमारे पास उसको हमें बहुत ध्यान से, बहुत जुडिशियसली यूज़ करना होगा। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली यहाँ तक चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।